नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अलग अलग एम्पिरिकल इक्वेशंस की जो स्पेशली यूज किया जाता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस के लिए। जैसे हमने पहले बात की कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के बेसिस पे ही हीट ट्रांसफर का रेट या हीट ट्रांसफर फ्लक्स डिसाइड होता है। कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था Q इक्वल टू UA डेल्टा टी या Q इक्वल टू HA डेल्टा टी। तो स्मॉल h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंडिविजुअल या ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ये कैलकुलेट करना जरूरी है और उसके बेसिस पे आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या हीट फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज में भी यहाँ पे आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या हीट फ्लक्स कैलकुलेशंस करने के लिए शायद वो डिजाइन फेज में हो सकता है या फिर इंस्टॉलेशन के टाइम पे हो सकता है। तो ये हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम अलग अलग इक्वेशंस यूज करते हैं। तो वो इक्वेशंस के बारे में अभी बात करेंगे। तो ये मेन पॉइंट है एम्पिरिकल इक्वेशंस। एम्पिरिकल इक्वेशंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। In different flows like laminar flow, turbulent flow and transition flow, तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि फ्लो के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे हमने ये लैमिनार, टर्बुलेंट और ट्रांजिशन जो है वो रेनॉल्ड नंबर के बेसिस पे। तो रेनॉल्ड नंबर हमने पढ़ा था, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू du रो बाय म्यू। अगर ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 2100 होती है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 2100 होती है तो उसको हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। तो अगर आपका जो लिक्विड या गैसेस का फ्लो लैमिनार टाइप में है रेनॉल्ड नंबर के बेसिस पे, तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिल्म कोएफिशिएंट्स, फिल्म कोएफिशिएंट यानी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, फिल्म कोएफिशिएंट इन पाइप्स। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये लिक्विड या गैस का जो फ्लो है वो पाइप थ्रू जा रहा है और यहाँ पे एनआरई का नंबर लेस देन 2100 है यानी कि लैमिनार फ्लो है। तो इस केस में आपको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस के लिए रिलेशन कौन सा यूज करना है। तो अगर लैमिनार फ्लो केस है और सिर्फ हीटिंग या कूलिंग चल रही है तो जैसे हमने यहाँ पे लिख देंगे फॉर हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग या कूलिंग अगर ऐसी प्रोसेस है आपकी इंडस्ट्री में और वो विस्कस फ्लूइड्स के लिए, तो वहां पे इंपेरिकल इक्वेशन या कोरिलेशन क्या यूज करते हैं। तो वो इक्वेशन है NU यानी कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 1.86 इन ब्रैकेट NRE यानी कि रेनॉल्ड नंबर, NPR यानी कि प्रांडल्ट नंबर, D बाय L रेज टू 1/3, D यानी कि डायमीटर, L यानी कि लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर।
और विस्कोसिटी इसका रेशियो है म्यू बाय म्यू डब्ल्यू रेज टू 0.14। ये रेज टू 1/3 पूरे ब्रैकेट को है, यानी कि एनआरई एनपीआर और डी बाय एल जो है रेज टू 1/3 इंटू म्यू बाय म्यू डब्ल्यू रेज टू 0.14। तो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो इक्वेशन आता है, और ये साइडर-टेट ने निकाला है, इसलिए इसको साइडर-टेट इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन है साइडर-टेट इक्वेशन। तो ये साइडर-टेट ने ऑलरेडी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसके बेसिस पे उन्होंने ये इक्वेशन फाइंड आउट किया है। तो अभी हमको ये डिराइव करने की जरूरत नहीं, आपको इसका एप्लीकेशन, यानी कि अगर हीटिंग या कूलिंग केस है, विस्कस फ्लूइड की केस है और लैमिनार फ्लो है, तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर यही इक्वेशन को पैरामीटर पॉइंट ऑफ व्यू लिखा जाता है तो वो बन जाएगा, अभी नसेल्ट नंबर जो है, नसेल्ट नंबर हमने देखा था एच डी बाय के 1.86 इन ब्रैकेट। अभी रेनॉल्ड नंबर जो है वो है डी यू रो बाय म्यू। प्रेंडल्ट नंबर जो है वो है सीपी म्यू बाय के और डी बाय एल ब्रैकेट रेज टू 1/3 म्यू बाय म्यू डब्ल्यू रेज टू 0.14। तो ये सिर्फ हमने अभी नसेल्ट नंबर एच डी बाय के फॉर्म में लिखा है, अलग अलग पैरामीटर्स में, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। रेनॉल्ड नंबर डी यू रो बाय म्यू, एनपीआर सीपी म्यू बाय के और डी बाय एल जैसे वैसे रेज टू 1/3, और जो विस्कोसिटी का रेशियो है म्यू बाय म्यू डब्ल्यू रेज टू 0.14। तो ये जो रेशियो है ये है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट बल्क टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट वॉल टेम्परेचर। तो ये म्यू का मीनिंग क्या है? विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट बल्क टेम्परेचर और ये जो म्यू डब्ल्यू है ये भी विस्कोसिटी है, लेकिन ये विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट वॉल टेम्परेचर। तो हीट एक्सचेंजर का जो वॉल रहेगा वो वॉल टेम्परेचर के बेसिस पे जो विस्कोसिटी रहेगी फ्लूइड की, वो विस्कोसिटी आपको म्यू डब्ल्यू की जगह लिखना है। और जो बल्क फ्लूइड रहता है, जैसे अगर हम यहाँ पे स्कीमेटिक अगर ऐसे निकालते हैं, अगर ये ट्यूब है तो इसमें लिक्विड या गैस ऐसा फ्लूइड रहेगा, तो यहाँ पे जो बल्क क्वांटिटी है, ये बल्क क्वांटिटी का जो विस्कोसिटी रहेगा वो टेम्परेचर पे, तो ये म्यू रहेगा। और ये जो वॉल है, ये शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हो या कोई भी टाइप का हीट एक्सचेंजर हो, अगर वॉल के पास जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट रहेगा और विस्कोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे वॉल पे टेम्परेचर अलग रहेगा, इसलिए विस्कोसिटी भी अलग रहेगी। तो ये विस्कोसिटी जो फ्लूइड के है लेकिन जो वॉल टेम्परेचर पे कनेक्टेड है वो रहेगी म्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो जैसे ही हमने पाइप का एग्जांपल लिया है, पाइप में आपको जो बल्क फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी अलग रहेगी, जो वॉल के आसपास है उसकी विस्कोसिटी अलग रहेगी, वो भी आपको लेना पड़ेगा। बाकी ये जो पैरामीटर्स ये ऑलरेडी हमने देखे हैं, फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। H जो है वो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, D है डायमीटर ऑफ पाइप, स्मॉल k है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पाइप मटेरियल, D ऑलरेडी हमने कहा है डायमीटर, स्मॉल u है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, म्यू है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट बल्क टेम्परेचर, Cp है स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी, म्यू
विस्कोसिटी, K थर्मल कंडक्टिविटी, D डायमीटर, L इज द लेंथ ऑफ पाइप और ये म्यू और म्यू डब्ल्यू हमने कहा। तो जो भी यहाँ पे बाकी के पैरामीटर्स रहेंगे उसके बेसिस पे ये मेन टारगेट आपका रहेगा स्मॉल h कैलकुलेट रखना। तो ये हीट ट्रांसपोर्ट कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस के लिए ये स्पेसिफिक केस है जिसको हम कहते हैं लैमिनार फ्लो का साइडर-टेट इक्वेशन। तो ये साइडर-टेट इक्वेशन के पैरामीटर्स यूज करके आप स्मॉल h निकाल सकते हैं। अभी इसमें अगर हम सेकंड केस देखेंगे, जैसे टर्बुलेंट फ्लो है, तो यहां पे आपको फिल्म कोएफिशिएंट यानी कि हीट ट्रांसपोर्ट कोएफिशिएंट अगर कैलकुलेट करना है, अगर पाइप केस है यानी कि पाइप थ्रू लिक्विड या गैस फ्लो हो रहा है और ये टर्बुलेंट फ्लो है, यानी कि इसका जो एनआरई नंबर है ये ग्रेटर देन 2100 रहेगा। और जनरली अगर आप बात करेंगे कुछ रेफरेंस बुक्स में जो एनआरई का नंबर है अगर ये ग्रेटर देन 10,000 होता है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो माना जाता है। तो एनआरई नंबर अगर ग्रेटर साइड में है तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, यानी कि टर्बुलेंस वहां पे क्रिएट होता है, वेलोसिटी हायर साइड पे रहती है। तो अगर ऐसा फ्लो होगा तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। और टर्बुलेंट फ्लो के बेसिस पे आपको पाइप केस में फिल्म कोएफिशिएंट या हीट ट्रांसपोर्ट कोएफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है। तो उस टाइम आपको एक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं डिटस-बोल्टर इक्वेशन। डिटस-बोल्टर इक्वेशन तो ये डिटस-बोल्टर इक्वेशन क्या है? h d by k यानी कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023 इन ब्रैकेट d euro by mu raised to 0.8 cp mu by k raised to a। तो ये हमने पहले ही नसेल्ट नंबर देखा था। सो नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023 डी यूरो बाय म्यू यानी कि रेनॉल्ड नंबर है, एनआरई या आरई लिख सकते हैं आप, रेज टू 0.8 है। और जो सीपी म्यू बाय के है वो है प्रांडल्ट नंबर यानी कि आप एनपीआर या पीआर लिख सकते हैं, और रेज टू स्मॉल ए है। तो ये ए कांस्टेंट यहाँ पे क्यों लिखा है नंबर की जगह? क्योंकि अगर हीटिंग प्रोसेस है तो यहाँ पे ये हीटिंग के लिए ए का वैल्यू रहेगा 0.4। अगर यहाँ पे प्रोसेस कूलिंग है तो यहाँ पे ए इक्वल टू रहेगा 0.3। तो ये 0.3 और 0.4 के बीच में ए का वैल्यू रहेगा और उसके बेसिस पे आप ये जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यानी फिल्म कोएफिशिएंट या सरफेस कोएफिशिएंट से अलग अलग उसको नाम है तो वो आप HTC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जनरल केस अगर आपकी हीटिंग या कूलिंग होगी, टर्बुलेंट फ्लो रहेगा और लिक्विड या गैस आपके अगर पाइप्स थ्रू पास हो रहे होंगे तो यहाँ पे आपको डिटस-बोल्टर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। अभी इसमें ही टर्बुलेंट फ्लो में अगर आप देखेंगे तो साइडर-टेट इक्वेशन भी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो साइडर-टेट इक्वेशन आपको कब यूज करना है? तो जहां पे विस्कोसिटीज का वेरिएशन ज्यादा है, जो नियर वॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप साइडर-टेट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अभी टर्बुलेंट फ्लो में ही आपको साइडर-टेट इक्वेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साइडर-टेट इक्वेशन से H कैसे निकालते हैं? वो है H D by K is equal to 0.023 in bracket du rho by
म्यू रेज टू 0.8 into Cp mu by K raised to 1/3 into mu by mu W raised to 0.14। तो ये साइडेटेड इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले भी इसको नंबर्स में लिखा था, जो हम कहते हैं डायमेंशनलेस नंबर्स, तो आप डायमेंशनलेस नंबर्स में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एच डी बाय के जो है वो है नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.023, डी यू रो बाय म्यू जो है वो है रेनॉल्ड नंबर रेज टू 0.8, सीपी म्यू बाय के जो है वो है ब्रैंडल्ट नंबर यानी कि एनपीआर रेज टू 1/3, और ये विस्कोसिटी रेशो म्यू बाय म्यू डब्ल्यू रेज टू 0.14। तो ये नंबर्स के फॉर्म में भी आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं या फिर पैरामीटर्स फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन जो टारगेट है वो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस करना। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको डिटस-बोल्टर इक्वेशन यूज करना है या फिर साइडेटेड इक्वेशन। तो यहाँ पे जो रेशो है यानी कि विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट वॉल टेम्परेचर, ये निगलेक्ट किया गया है, यानी कि ये नियर अबाउट सेम विस्कोसिटीज हो सकते हैं। अगर ये सेम विस्कोसिटी हो गए तो आपको मालूम है कि ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा और 1 रेज टू 0.14 यानी कि 1 आएगा। इसीलिए यहाँ पे डिटस-बोल्टर इक्वेशन में उन्होंने निगलेक्ट किया ये वैल्यू। और यहाँ पे जो वैल्यू है, जैसे हमने बताया था कि ए, अगर ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाती है तो ये 1 बन जाएगा, और ये जो हमने ए हीटिंग प्रोसेस रहेगी तो 0.4, और ये जो कूलिंग प्रोसेस के लिए 0.3 हमने बात की थी, तो इसके बीच में उन्होंने 1/3 लिया है साइडेटेड में यानी कि 0.33। तो ये वैल्यू जो 0.3 और 0.4 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 0.33 बन गई है यानी कि 1/3। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो ये 0.023 सेम है, एनआरई रेज टू 0.8 भी सेम है, और जो एनपीआर रेज टू ए बताया है 0.3 और 0.4 के बीच में, यहाँ ने उन्होंने स्पेसिफिक बताया है 1/3। तो ये नियर अबाउट सेम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यूज आती है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे विस्कोसिटीज ऑफ द फ्लूइड एट बल्क टेम्परेचर और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट वॉल टेम्परेचर, ये अगर चेंज होती है तो ये पैरामीटर की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चेंज होगा, और उसके बेसिस पे आपका साइडेटेड इक्वेशन के हिसाब से हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये है टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। तो अगर टर्बुलेंट फ्लो में हम नॉर्मली ये जो इक्वेशंस यूज कर रहे हैं सब लिक्विड फॉर्म में अगर आपका फ्लूइड है तो आप नॉर्मली यूज करते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे गैसेस अगर यूज करते होंगे तो गैसेस के लिए आपको अलग इक्वेशंस यूज करना पड़ेगा। तो गैसेस के लिए क्या इक्वेशन यूज करते हैं वो देखेंगे अभी। टर्बुलेंट फ्लो ही केस है लेकिन गैसेस में, turbulent flow in gases। तो टर्बुलेंट फ्लो अगर गैसेस केस है तो उसमें जनरलाइज जो इक्वेशन है हीटिंग कूलिंग गैसेस के लिए, तो वहां पे ब्रैंडल्ट ग्रुप जो है वो नॉर्मली उसको स्पेसिफिक वैल्यू दी जाती है जिसको हम कहेंगे 0.74, और उसकी वजह से ये इक्वेशन जो है वो बन जाता है नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.02 एनआरई रेज टू 0.8। तो ये जनरल इंपेरिकल इक्वेशन हम यूज करते हैं टर्बुलेंट फ्लो ऑफ गैसेस के लिए। अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक केसेस है तो वो स्पेसिफिक केसेस के लिए अलग इक्वेशंस। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स, और यहाँ पे अगर केस होती है एयर, यानी कि गैसेस में अगर एयर एज एग्जांपल लेते हैं तो स्पेसिफिक एयर के लिए और 1 एटमॉस्फेयर केस के लिए यहाँ पे H
का जो इक्वेशन है वो बन जाएगा 3.5 u raised to 0.8 डिवाइडेड बाय कैपिटल D raised to 0.2। तो अगर गैसेस के केस है, टर्बुलेंट फ्लो है और उसमें भी स्पेसिफिक एयर गैस लिया है और 1 एटमॉस्फेयर अगर प्रेशर रहेगा तो हम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस के लिए डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। H इक्वल टू 3.5 इंटू U रेस टू 0.8, U यानी कि वेलोसिटी ऑफ द एयर और D रेस टू 0.8, D मींस डायमीटर ऑफ दैट पाइप। अगर ये वाटर है इन ट्यूब्स, अगर ट्यूब्स में वाटर है तो वहां पे H की जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, वो है 1063 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.00293 T U रेस टू 0.8 डिवाइडेड बाय D रेस टू 0.2 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो ये हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का यूनिट हर जगह आपको ऐसा यूनिट में लेना है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखता है कि ये जो U रेस टू 0.8 डिवाइडेड बाय D रेस टू 0.2 ये सिमिलर है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो 3.5 है तो वाटर के लिए ये स्पेसिफिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। टेम्परेचर के बेसिस पे ये वैल्यू चेंज होगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर और उसके बेसिस पे ये H चेंज होगा यानी कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अगर ये स्पेसिफिक केस ऑर्गेनिक लिक्विड्स के बारे में होगी, फॉर ऑर्गेनिक लिक्विड्स, तो ऑर्गेनिक लिक्विड्स के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन H इक्वल टू 423 U रेस टू 0.8 एंड D रेस टू 0.2। तो यहाँ पर ये जो हमने वैल्यू देखे थे U रेस टू 0.8 और D रेस टू 0.2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज हुआ है। तो ऑर्गेनिक लिक्विड्स अगर रहेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 423 है, अगर एयर है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3.5 है, अगर वाटर इन ट्यूब्स है यानी कि अगर वो स्टीम फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में अगर जाएगा, वेपर फॉर्म में जाएगा तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको टेम्परेचर के बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो पैरामीटर है U रेस टू 0.8 डिवाइडेड बाय D रेस टू 0.2, ये रेशो फिक्स है, बाकी एयर, वाटर या ऑर्गेनिक लिक्विड है उसके बेसिस पे ये चेंजेस हो सकते हैं। तो ये जो अभी हम सभी पैरामीटर्स जो यूज कर रहे हैं तो सभी पैरामीटर्स का आपको यूनिट मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूनिट के बेसिस पे अगर वैल्यूज अलग अलग दी है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो जनरली हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो SI यूनिट में ही करते हैं। तो SI यूनिट्स के लिए अगर आपने डायमीटर यूज किया तो डायमीटर आपको यूज करना है मीटर में। अगर आपने लेंथ ऑफ पाइप या ट्यूब तो वो भी आपको मीटर में यूज करना है। उसके बाद जो डेंसिटी है यानी कि रो, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रहती है तो वो आपको यूनिट यूज करना है kg पर मीटर क्यूब, और जो CP है स्पेसिफिक हीट, इसका यूनिट आपको यूज करना है जूल्स पर kg के। जूल्स हीट के लिए, kg मास के लिए या वेट के लिए, और जो कैपिटल K है वो थर्मल, K जो है केल्विन के लिए। उसके बाद में है म्यू यानी कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एट बल्क टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर कोई
दूसरी विस्कोसिटी नहीं रहती है तो नॉर्मली ये विस्कोसिटी हमको यूज करना है, जो बल्क टेम्परेचर के लिए, बल्क फ्लूइड के लिए यूज करता है। तो बल्क फ्लूइड का जो टेम्परेचर रहेगा उसके लिए आपको विस्कोसिटी यूज करना है, और विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो आप केजी पर एमएस ये यूज कर सकते हैं, और पास्कल सेकंड आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये न्यूमेरिकल में जो यूनिट रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि आपको केजी पर एमएस लेना है, क्योंकि नॉर्मली अभी ये स्पेसिफिक हीट आपको दिखता है, यहाँ पर भी केजी है, डेंसिटी भी केजी है, तो आप ये केजी पर एमएस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशंस में कुछ पास्कल सेकंड्स के यूनिट्स हैं तो ये विस्कोसिटी आप पास्कल सेकंड भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो थर्मल कंडक्टिविटी है स्मॉल के, तो ये आपको यूनिट मालूम है, थर्मल कंडक्टिविटी जो स्मॉल के है वो है वैट पर, सॉरी जूल्स पर मीटर सेकंड केल्विन बोल सकते हैं, या फिर वैट पर मीटर केल्विन, दोनों भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वैट पर मीटर केल्विन। तो ये वैट को अगर हम यहाँ पे जूल्स पर सेकंड लिखेंगे तो ये जूल्स पर सेकंड पर मीटर केल्विन। और अगर कहीं पे आपको कैपिटल जी यानी कि मास वेलोसिटी दिया है तो ये मास वेलोसिटी का यूनिट जो है वो भी आपको यूज करना पड़ेगा, जी यानी कि केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो कहीं जगह डायरेक्टली वेलोसिटी या डेंसिटी देने की जगह वो जी भी दे सकते हैं। अभी इसके बेसिस पे जो आपका एच का यूनिट आने वाला है तो वो है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो अभी कोई भी अगर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट रहता है, वो चाहे एच रहो, एच आई रहो, एच ओ रहो, यू रहो, यू आई या यूओ, तो ये अलग अलग एब्रिविएशंस हैं। इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, individual heat transfer coefficient for the inside fluid, individual heat transfer coefficient for the outside fluid, overall heat transfer coefficient for the inside fluid, overall heat transfer coefficient for the outside fluid। लेकिन ये सभी ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स के अलग अलग मीनिंग्स या एब्रिविएशंस रहेंगे, उसका जो यूनिट है वो रहेगा वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अभी ये वैट को हम जूल्स पर सेकंड भी लिख सकते हैं, तो ये जूल्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये बेसिस पे आप हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और नॉर्मली इसका यूनिट हम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का यही यूज करेंगे। ठीक है, अभी जो ट्रांजिशन रीजन जो है, तो वो ट्रांजिशन रीजन में अलग अलग इक्वेशंस है और कॉम्प्लिकेशंस भी है, क्योंकि ट्रांजिशन रीजन ये जो मोर देन 2100 और लेस देन 10,000 के बीच में आता है। यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं कि ये मेन आपका क्या है, फिल्म कोएफिशिएंट, इन पाइप्स, और आपको फ्लो जो है वो है ट्रांजिशन रीजन। तो ट्रांजिशन रीजन के लिए जो हमने अभी बात की कि NRE यानी कि रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो लेस देन 10,000 होनी चाहिए और मोर देन 2100, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि NRE इफ लेस देन 2100 तो उसको हम लैमिनार फ्लो कहेंगे, और कहीं जगह मोर देन 2100 के बेसिस पे ही टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट होता है, और कहीं जगह 10,000 प्लस पे ही प्योर टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट होता है। तो ये जो टर्बुलेंट रीजन का 10,000 वैल्यू है एनआरई का, और लेमिनार फ्लो का जो 2100 है, इसके बीच में अगर एनआरई वैल्यू आती है तो वो ट्रांजिशन रीजन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एनआरई के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि अगर ट्रांजिशन रीजन रहता है तो नॉर्मली इसका जो इंपेरिकल इक्वेशन है वो
कैसा है, यानी कि जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.116 इन ब्रैकेट NRE raised to 2/3 minus 125 in bracket NPR raised to 1/3 into in bracket 1 plus D by L raised to 2/3 और विस्कोसिटी रेशियो यानी कि म्यू बाय म्यू डब्ल्यू रेस टू 0.14। तो ये ट्रांजिशन रीजन अगर रहेगा, पाइप थ्रू अगर लिक्विड फ्लो होता है तो यहाँ पे आपको एच कैलकुलेट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम ये जो नंबर्स है इसको भी आप अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने नसेल्ट नंबर लिखा था एच डी बाय के इज इक्वल टू 0.116 इन ब्रैकेट NRE यानी कि du रो बाय म्यू रेज टू 2/3 माइनस 125 इन ब्रैकेट NPR का मीनिंग है पैरामीटर्स फॉर्म में आपको लिखना है। CP mu by K raised to 1/3 in bracket 1 plus D by L raised to 2/3 remaining is same, that is viscosity ratio। तो ये फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं और इसके बेसिस पे आप हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है ट्रांजिशन रीजन में कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अगर आपको एक्यूरेट यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ता है तो वहां पे आप ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं और ग्राफ के बेसिस पे भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अभी ये जो हमने बात की है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस यानी कि सरफेस कोएफिशिएंट कैलकुलेशन या फिल्म कोएफिशिएंट कैलकुलेशंस में, तो यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक जो इक्वेशन यूज किए जाते हैं उसके बारे में। तो अभी सेम अलग अलग ये जो कंडीशन है लैमिनार, टर्बुलेंट या ट्रांजिशन, तो उसमें भी कुछ अलग इक्वेशंस ऑलरेडी डिराइव किए हैं। तो ये बेसिक इक्वेशंस के अलावा जो अलग अलग इक्वेशंस हैं उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।